Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is mode of action in cytokinins. Mode of action in cytokinins. इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. At present, the biochemical basis of cytokinin action is still not completely known. Still, there are many evidences which make it clear that cytokinins greatly influence nucleic acid metabolism. मोड ऑफ एक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो साइटोकाइनिन की एक्टिविटी को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया, लेकिन जितनी इस पर रिसर्च हुई है और जितने एविडेंसेस मिले हैं उन एविडेंसेस के मुताबिक साइटोकाइनिन कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के साइटोकाइनिन जो है ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है. Gutman first reported that kinetin treatment of onion roots caused a rapid increase in nuclear RNA. गटमैन एक साइंटिस्ट है, उसने ये फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट किया कि अगर अनियन रूट्स को काइनेटिन ट्रीटमेंट दिया जाए, काइनेटिन जो कि नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, तो अनियन रूट्स को जब काइनेटिन ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर आरएनए कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. A quick increase in the DNA of tobacco pith cells has been observed. However, it is not clear whether cytokinins exert any specific transcriptional control. उसके अलावा टोबैको पिथ सेल्स में भी जो ऑब्ज़र्व किया गया इसका इफ़ेक्ट वो ये है कि ये डीएनए कंटेंट को भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन अब तक इसका जो साइटोकाइनिन का जो इफ़ेक्ट है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल के हवाले से वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली क्लियर नहीं है. Both the chemical constitution of the cytokinins and their effect on nucleic acid synthesis strongly suggest that they exert their biological activity directly on nucleic acid metabolism. फिर ये कि साइटोकाइनिन की जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी केमिकल कंपोजिशन और उसका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पे जो इफ़ेक्ट है, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि इसका कोई डायरेक्ट रोल है इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. किन दो फैक्टर्स का? एक तो साइटोकाइनिन की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन या केमिकल कंपोजिशन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पे इसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो ये शो करता है कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पे इसका इफ़ेक्ट जो है वो पाया जाता है. Presence of cytokinin activity in specific transfer RNA species would suggest the influence of cytokinins on specific rather than bulk protein synthesis. उसके अलावा कुछ ट्रांसफ़र आरएनएज ऐसे हैं जिनमें ट्रांसफ़र आरएनए के साथ साइटोकाइनिन भी मौजूद होता है. ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए का जो रोल है वो आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये एंटीकोडॉन लेकर आते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ साइटोकाइनिन का होना ये भी इस बात को सजेस्ट करता है कि साइटोकाइनिन का इफ़ेक्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से है रादर दैन बल्क प्रोटीन सिंथेसिस. मींस हर प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल नहीं हो सकता क्योंकि ये तमाम ट्रांसफ़र आरएनएज़ के साथ नहीं पाए जाते, ये कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनएज़ के साथ पाए जाते हैं. इट मींस कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस में ये अपना रोल प्ले करते हैं. Location of cytokinins next to the anticodon in certain transfer RNA species with known base sequences suggests that they may function specifically in translation step of gene controlled protein synthesis. वही बात कि जैसे हमने अभी कहा कि कुछ ट्रांसफ़र आरएनएज़ के साथ साइटोकाइनिन जो है ये मौजूद होता है और ट्रांसफ़र आरएनए का जो एंटीकोडॉन होता है उसके साथ ये लोकेटेड होते हैं साइटोकाइनिन्स, और इनकी मौजूदगी ही इस बात को सजेस्ट करती है कि ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं और मींस कुछ स्पेसिफिक ट्रांसलेशन स्टेप्स में जो है इनका रोल है. Since various developmental pathways are influenced by cytokinins, it is expected that cytokinins control the synthesis of many proteins either by regulating the transcription of the genes encoding these proteins or by an effect at the post-transcriptional level. उसके अलावा साइटोकाइनिन का जो इफ़ेक्ट है ये कई डेवलपमेंटल पाथवेज पे देखा गया है
और इससे ये भी सजेस्ट किया गया है कि साइटोकाइनिन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस को दो तरीक़ों से कंट्रोल कर सकता है। या तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो उस प्रोसेस को ये रेगुलेट कर रहा होता है। या फिर ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेट करता है प्रोसेस को। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कौन सा होता है? जब मैसेंजर आरएनए, न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होने के बाद न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रैवल करके जाता है, तो ये उसकी स्टेज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज होती है। वहाँ पर ये जो है उस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल को भी कंट्रोल करता है। One well-known protein, the synthesis of which is induced by cytokinin, is nitrate reductase enzyme. Nitrate reductase is a cytosolic enzyme which reduces nitrate to nitrite. उसके अलावा जैसे हमने अभी बात की कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनएज़ के साथ मौजूद होता है। उसमें जो एक वेल नोन प्रोटीन है नाइट्रेट रिडक्टेज़ एंजाइम है, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंजाइम्स, तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज़ एंजाइम की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। और ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज़ है इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये रिडक्शन करता है नाइट्रेट की इनटू नाइट्राइट। तो ये जब हम पढ़ते हैं ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि नाइट्रेट जो है ये रिड्यूस होते हैं इनटू नाइट्राइट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। यहाँ पर रिएक्शन देखें, ये नाइट्रेट की रिडक्शन के लिए NaDH के साथ इसका रिएक्शन है, एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज है, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू नाइट्राइट और NaD, और साथ में ये हाइड्रोजन और यहाँ से जो एक ऑक्सीजन जो है वो मिलके वाटर बना रहे हैं। अब नाइट्रेट जो है इसमें आप देखें NO3 से ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू NO2। तो क्या हो रही है, इस NO3 की रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मींस कि किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम कहते हैं कि रिडक्शन हो रही है। तो इसमें से हाइड्रोजन तो इसमें ऐड नहीं हुआ लेकिन ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हुई है, तो दोनों केसेस में ये रिडक्शन रिएक्शन होता है। मींस ये नाइट्रेट जो है ये रिड्यूस हुआ है, इसने ऑक्सीजन जो है लूज़ किया है और ये कन्वर्ट हो गया इनटू नाइट्राइट। Further reduction of nitrite to ammonia is catalyzed by the chloroplast enzyme nitrite reductase। फिर आपको पता है कि नाइट्रेट से जब नाइट्राइट में ये कन्वर्ट होता है तो नाइट्राइट से फिर ये अमोनिया आयन में कन्वर्ट होता है, और इसकी कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम। Cytokinins can stimulate the synthesis of nitrate reductase in dark grown leaves, which suggests that the light requirement for the induction of this enzyme can be partially substituted by cytokinins। और दूसरी बात ये कि प्लांट्स में ये जो एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज है ये सिंथेसाइज तब होता है जब लाइट अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन देखा गया है कि कुछ डार्क ग्रोन लीव्स मींस जो ऐसी जगह पर ग्रो कराए गए हैं जहाँ उन लीव्स को लाइट नहीं मिल रही, तो उनमें तो नाइट्रेट रिडक्टेज नहीं बनना चाहिए। लेकिन उन लीव्स को जब साइटोकाइनिन दे दिया जाता है तो उस सूरत में साइटोकाइनिन क्या करता है, वो उनकी लाइट रिक्वायरमेंट को सब्सटीट्यूट करता है, और फिर उन लीव्स में भी देखा गया है कि उनमें ये एंजाइम जो है नाइट्रेट रिडक्टेज ये पाया जाता है। मींस या तो उस प्लांट को लाइट चाहिए, अगर लाइट नहीं है तो साइटोकाइनिन अप्लाई करने से भी नाइट्रेट रिडक्टेज की सिंथेसिस हो जाती है। It has been further observed that along with the induction of nitrate reductase by cytokinin, there is a corresponding increase in nitrate reductase messenger RNA। जैसे हमने बात की कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है इसकी सिंथेसिस को इंड्यूस करता है साइटोकाइनिन, तो ये तो उसका प्रोटीन सिंथेसिस ये उसका ट्रांसलेशन स्टेप हो गया। लेकिन उसी के साथ देखा गया है कि ये साइटोकाइनिन जो है ये नाइट्रेट रिडक्टेज मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ करता है। मींस ट्रांसलेशन से पहले जो ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप है, जब मैसेंजर आरएनए बनता है कि डीएनए के जीन्स की इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद उसका करस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए बनता है। नाइट्रेट रिडक्टेज प्रोटीन के लिए जो मैसेंजर आरएनए है वो नाइट्रेट रिडक्टेज मैसेंजर आरएनए, उस ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी साइटोकाइनिन जो है उसको ये इंड्यूस करता है नाइट्रेट रिडक्टेज मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को।
Since cytokinin stimulated nitrate reductase can be blocked by inhibitors of both gene transcription and protein synthesis, it may be concluded that cytokinin possibly exerts its effect both at the levels of transcription and translation. अब ये जो सिंथेसिस हो रही है नाइट्रेट रिडक्टेज की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन, इट कैन बी ब्लॉक्ड बाय इनहिबिटर्स ऑफ बोथ जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अगर इनहिबिटर्स इस्तेमाल किए जाएं जीन ट्रांसक्रिप्शन के या प्रोटीन सिंथेसिस के, तो क्या होता है कि ये सिंथेसिस जो है इसकी नहीं होती नाइट्रेट रिडक्टेज की। इट मे बी कंक्लूडेड दैट साइटोकाइनिन पॉसिबली एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट्स बोथ एट द लेवल्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इट मीन्स कि साइटोकाइनिन स्टिमुलेटेड जो सिंथेसिस है नाइट्रेट रिडक्टेज की, ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी साइटोकाइनिन ही इसको कंट्रोल करता है और ट्रांसलेशन लेवल पे भी साइटोकाइनिन ही इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिज्म के हवाले से मोड ऑफ एक्शन इसका। इन कल्चर टिश्यू रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ साइटोकाइनिन्स। कल्चर टिश्यूज़ क्या होते हैं? प्लांट के टिश्यूज़ को जब प्लांट से रिमूव करने के बाद किसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है तो वो टिश्यू कल्चरिंग कहलाता है। और जब हम किसी आर्टिफिशियल मीडियम में किसी प्लांट टिश्यू को ग्रो कराते हैं तो उसमें तमाम उसकी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं, जो हार्मोन्स उसको नेचुरली तौर पे प्लांट में तब मिल रहे थे जब वो प्लांट का हिस्सा था। तो अब जब उसको हमने प्लांट से अलग कर लिया तो उसको आर्टिफिशली वो हार्मोन्स भी अप्लाई करने होते हैं, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स भी अप्लाई करने होते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंप्लीट करे और ये कि वो टिश्यू जो है ग्रो करके एक कंप्लीट प्लांट जो है वो बना लेता है। तो कल्चर टिश्यू में देखा गया है कि जब उनमें साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाता है तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी उनमें इंक्रीज़ हो जाती है। इट हैज़ बीन शोन दैट द साइटोकाइनिन स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स अ सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स एंड अ शिफ्ट टू द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। अब हमने बात की कि कल्चर टिश्यूज़ में जब साइटोकाइनिन अप्लाई करते हैं तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी उनमें बढ़ जाती है और रेस्पिरेशन की एक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स को सप्रेस कर देते हैं। मींस वो एंजाइम्स जो ग्लाइकोलिसिस कराते हैं, ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व जो भी एंजाइम्स हैं उनको ये सप्रेस कर देते हैं या उनकी एक्टिविटी को ये कम कर देते हैं। तो फिर ये रेस्पिरेशन को शिफ्ट कर देते हैं टू द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहलाता है। मींस साइटोकाइनिन अप्लाई करने की वजह से रेस्पिरेशन रेट तो बढ़ गया लेकिन ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही, बल्कि उसमें क्या हो रहा है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है रेस्पिरेशन का वो हो रहा है। अब ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्या होता है, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है एज अ रिएक्टेंट ये रिएक्ट करता है और इस पाथवे से गुजरता है थ्रू द ऑक्सीडेटिव फेज़ एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। ये फर्स्ट कन्वर्ट हो रहा है इनटू राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहा जाता है। पेंटोज मींस 5, तो 5 कार्बन शुगर ये फर्स्ट बनाता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट कहा जाता है। और इन द एंड ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है कि अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही तो उस सूरत में ये साइटोकाइनिन क्या कर रहा है कि ग्लाइकोलिसिस को सप्रेस कर रहा है और रेस्पिरेशन को शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। तो ये हमने बात की कल्चर टिश्यूज़ के हवाले से। अब हम देखते हैं इंटैक्ट सिस्टम्स में। इंटैक्ट सिस्टम्स क्या होते हैं कि इंटैक्ट प्लांट, वो प्लांट जो कि सॉइल में ग्रो कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब साइटोकाइनिन्स की हाई डोजेज़ उसको दी जाती हैं तो उस सूरत में ये रेस्पिरेशन को इनहिबिट करता है और डिले करता है सीनेसेंस को। ठीक है, हमने बात की कि कल्चर्ड टिश्यूज़ में क्या करता है साइटोकाइनिन, कल्चर टिश्यूज़ में साइटोकाइनिन अप्लाई करने से रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है और वो ग्लाइकोलिसिस से हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट की तरफ चला जाता है। जबकि इंटैक्ट सिस्टम्स में क्या होता है, साइटोकाइनिन की हाई डोज अप्लाई करने से रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है और ये डिले करता है सीनेसेंस को। और डिले ऑफ सीनेसेंस इट इज़ कोरिलेटेड विद द डिक्रीज इन रेस्पिरेशन। और क्योंकि इसका साइटोकाइनिन का ये इफ़ेक्ट है कि ये सीनेसेंस को डिले करता है, लीव्स की येलोइंग को डिले करता है, तो ये भी इसी वजह से है कि ये रेस्पिरेशन रेट को क्योंकि कम करता है तो सीनेसेंस जो है वो डिले होती है।
Cytokinins have been found to influence the activity of number of specific enzymes. Cytokinin induces the formation of tyramine methyltransferase which catalyzes thiamine synthesis. उसके अलावा ये एक और एंजाइम है टायरामाइन मिथाइलट्रांसफेरेज। इस एंजाइम की सिंथेसिस को भी ये इंड्यूस करता है या इंक्रीज़ करता है विच कैटलाइजेस। और ये एंजाइम किस लिए ज़रूरी है? ये कैटलाइज करता है थायमाइन सिंथेसिस, विटामिन B1 की सिंथेसिस को ये एंजाइम जो है कैटलाइज करता है। Although less effective, cytokinins may be substituted for gibberellic acid in the induction of alpha amylase in wheat seeds. उसके अलावा जिब्रेलिक एसिड में आपने पढ़ा था कि उसका जो मेजर इफ़ेक्ट होता है वो ये कि वो सीरियल ग्रेन्स में अल्फ़ा एमाइलेज को इंड्यूस करता है। मीन्स सीरियल ग्रेन्स में जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? अल्फ़ा एमाइलेज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो साइटोकाइनिन जो है, आल्दो ये इसका इफ़ेक्ट कम है जिब्रेलिक एसिड से, लेकिन वीट सीड्स में देखा गया है कि साइटोकाइनिन भी कुछ हद तक अल्फ़ा एमाइलेज की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा इन बार्ले एंडोस्पर्म साइटोकाइनिन्स कैन नॉट रिप्लेस जिब्रेलिक एसिड्स बट इफ़ द सिस्टम इज़ इनहिबिटेड बाय ABA मीन्स एब्सिसिक एसिड द एक्टिविटी कैन बी रिस्टोर्ड नॉट बाय द एडिशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड बट बाय साइटोकाइनिन। अब बार्ले एंडोस्पर्म के हवाले से हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिब्रेलिक एसिड में कि जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस होता है इन द एम्ब्रियोनल साइड ऑफ बार्ले ग्रेन और वहाँ से वो एंडोस्पर्म में जाता है। वहाँ पर जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि उसकी एल्यूरोन लेयर में अल्फ़ा एमाइलेज की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब बार्ले एंडोस्पर्म्स में जिब्रेलिक एसिड ये सारा कुछ करता है, साइटोकाइनिन ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर बार्ले सीड्स में एब्सिसिक एसिड मौजूद है तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक एसिड अल्फ़ा एमाइलेज की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। हालांकि जिब्रेलिक एसिड मौजूद है उन सीड्स में, लेकिन एब्सिसिक एसिड की मौजूदगी की वजह से अल्फ़ा एमाइलेज की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। तो उस सूरत में साइटोकाइनिन जो है ये जिब्रेलिक एसिड की इस एक्टिविटी को रिस्टोर करता है। ठीक है, मीन्स सीड में जिब्रेलिक एसिड है लेकिन एब्सिसिक एसिड भी है। एब्सिसिक एसिड के होने की वजह से उसमें अल्फ़ा एमाइलेज की सिंथेसिस नहीं हो पा रही, जिब्रेलिक एसिड अल्फ़ा एमाइलेज नहीं बना पा रहा। तो उस सूरत में जब साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाता है तो साइटोकाइनिन क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड की इस एक्टिविटी को रीस्टोर करता है। तब जब साइटोकाइनिन अप्लाई होगा तब जिब्रेलिक एसिड इस काबिल हो जाएगा कि वो अल्फ़ा एमाइलेज को सिंथेसाइज करे। नेक्स्ट इसमें है द रिचमोंड-लैंग इफ़ेक्ट। रिचमोंड-लैंग ये साइंटिस्ट के नाम की बेस पे इस इफ़ेक्ट का नाम रिचमोंड-लैंग इफ़ेक्ट रखा गया। और ये क्या है इसकी स्टेटमेंट कि द रिचमोंड-लैंग इफ़ेक्ट सजेस्टेड दैट साइटोकाइनिन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन सीनेसेंस रिटार्डेशन इन डिटैच्ड लीव्स। अब इसमें जो स्टेटमेंट है वो ये है कि साइटोकाइनिन्स जब डिटैच्ड लीव्स को अप्लाई किया जाता है, डिटैच्ड लीव्स जो अब पौधे का हिस्सा नहीं है, पौधे से अलग किए हुए जो लीव्स होते हैं डिटैच्ड, तो उन डिटैच्ड लीव्स में जब साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाता है तो उन लीव्स में ये सेनेसेंस को रिटार्ड करते हैं। साइटोकाइनिन मीन्स उनमें येलोइंग नहीं होने देते जल्दी। द मैकेनिज़्म इज़ बेस्ड ऑन द पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिसअपेयरेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब इसमें मैकेनिज़्म क्या इन्वॉल्व होता है कि ये किस तरह से सीनेसेंस को रिटार्ड करते हैं या सीनेसेंस को डिले करते हैं कि येलोइंग नहीं होने देते लीव्स की। कि एक तो ये क्लोरोफिल की डिसअपेयरेंस को पोस्टपोन करते हैं कि फ़ौरन से क्लोरोफिल को डिसअपेयर नहीं होने देते, एंड द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन को भी ये पोस्टपोन करते हैं। ठीक है, एक तो क्लोरोफिल की डिसअपेयरेंस को पोस्टपोन करते हैं कि जल्दी उनकी डिसअपेयरेंस नहीं होती क्लोरोफिल की, जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन रहते हैं, उनमें सेनेसेंस इफेक्ट नज़र नहीं आता। दूसरा ये कि प्रोटीन्स को डिग्रेड होने से भी रोकते हैं थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोलेसिस विच नॉर्मली अकम्पनी द सीनेसेंस प्रोसेस। क्योंकि अगर प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाएं या क्लोरोफिल डिसअपेयर हो जाए तो इन दोनों सूरतों में लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं, उनमें सीनेसेंस हो जाती है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? उनमें एक तो क्लोरोफिल की डिसअपेयरेंस को पोस्टपोन करता है और प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन को भी पोस्टपोन करता है, जिसकी वजह से लीव्स जो हैं ज़्यादा टाइम तक ग्रीन रहते हैं। Moth suggested that the
Primary function of cytokinin in this respect is to increase the amino acid accumulation and to increase or retain the protein content. एक और साइंटिस्ट है मौत, उसके मुताबिक कि इसमें जो रिटार्डेशन ऑफ सेनिसेंस है वो कहता है साइटोकाइनिन की वजह से, वो किस लिए है कि साइटोकाइनिन क्या करता है, वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड अकोमुलेशन करता है, कि अमाइनो एसिड के कंटेंट को बढ़ाता है और उसके अलावा प्रोटीन कंटेंट को भी लीव्स में बढ़ाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स लीव्स में मौजूद रहते हैं, क्लोरोफिल मौजूद रहता है और लीव्स की जो सीनेसेंस है वो डिले हो जाती है। तो इस इफ़ेक्ट को रिचमोंड लैंग इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है, विच मीन्स द लीव्स शो डिले इन सीनेसेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर था मोड ऑफ एक्शन इन साइटोकाइनिन्स के हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।